Hello everyone, welcome to Wise Education. Today we will start a new topic, that is the restriction endonuclease. Restriction endonuclease normally we use it in the DNA cloning. DNA cloning में हम लोग इसको यूज़ करते हैं और इसके बारे में क्या है, कैसे कट करते हैं, क्या इसकी रिकॉग्निशन साइट होती है, वो सब हम इसके अंदर वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले किसने डिस्कवरी की, प्लस रिकॉग्निशन साइट क्या होती है, सेकेंड थिंग कि ये पर्टिकुलर रिकॉग्निशन साइट जो है वो स्पेसिफिक होती है या नॉन स्पेसिफिक होती है, स्टिकी एंड्स, ब्लंट एंड, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए जिससे कि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो टुडे वी विल स्टार्ट द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक्चुअली इज एन एंजाइम, एक एंजाइम होता है। एंड नॉर्मली जो एंजाइम्स होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो अगेन फिर से रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस भी क्या होगा, एक टाइप की प्रोटीन्स ही होगी। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इज एन एंजाइम that cleaves DNA into fragments at or near specific recognition site। अब ये रिकॉग्निशन साइट जो बोल रहे हैं, रिकॉग्निशन का मतलब क्या होता है, रिकॉग्निशन होता है आइडेंटिफाई करना किसी चीज को या पहचानना, यानी कि एक पर्टिकुलर कोई साइट होगी पर्टिकुलर एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के लिए, जिससे कि वो जा करके उसी साइट पर कट करे। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, उस साइट को हम लोग बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन साइट। क्या बोला जाता है उसको, रेस्ट्रिक्शन साइट, जिससे कि डीएनए मॉलिक्यूल्स जो रहते हैं विद इन दी मॉलिक्यूल, अगर ये बोल रहे हैं तो एक्चुअली में यहाँ पर डीएनए मॉलिक्यूल की ही बात हो रही है। क्योंकि जो एंडोन्यूक्लियस है, ये जो वर्ड आया है एंडोन्यूक्लियस, ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एंडो से मतलब होता है उसके अंदर की तरफ, और न्यूक्लियस से मतलब होता है न्यूक्लिक एसिड को कट करना या फिर उसको डाइजेस्ट करना एक तरह से। न्यूक्लियस एंजाइम किस लिए यूज होते हैं, न्यूक्लिक एसिड को कट करने के लिए या उसको स्मॉल फ्रैगमेंट्स में तोड़ने के लिए। तो न्यूक्लियस एंजाइम जो कि न्यूक्लिक एसिड को करेंगे, और मेनली जब हम न्यूक्लिक एसिड की बात कर रहे हैं तो हमारे माइंड में एकदम से डीएनए ही आता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, डीएनए एंड आरएनए। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जब हम सेल के बारे में बात करते हैं तो हम डीएनए के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। नेचुरली ये अंडरस्टूड है कि हम उसी के बारे में बात करें। तो एंडोन्यूक्लियस की अगर बात हो रही है तो जो न्यूक्लिक एसिड है उसके अंदर जो कट लगेगा या स्मॉल फ्रैगमेंट्स में जो टूटेगा वो क्या होगा, उसकी इंटरनल साइट पर कहीं होगा। दूसरे जो टाइप के होते हैं वो होते हैं एक्सोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस टर्मिनल एंड से कट करते हैं, वो हम फिर कभी किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। और पर्टिकुलरली मेनली जो ये एंडोन्यूक्लियस होते हैं वो कहाँ पर यूज करते हैं, हम लोग डीएनए क्लोनिंग के टाइम पर यूज करते हैं। बट नेचुरली भी उसके अंदर किसी भी बैक्टीरियल सेल के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं, वही हमें इस वीडियो में डिस्कस करना है। सो टू कट डीएनए को कट करने के लिए ऑल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये इसी की बात हो रही है, मेक 2 इंसीजन, यानी कि 2 कट लगाते हैं, वंस थ्रू ईच शुगर फॉस्फेट बैकबोन। अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया हो कि डीएनए के अंदर क्या क्या प्रेजेंट रहता है, तो डीएनए के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं आपके, डीएनए के अंदर प्रेजेंट होते हैं आपके शुगर, और उसके बाद होता है आपका नाइट्रोजन बेस, और उसके अलावा होता है फॉस्फेट। शुगर, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट। अब नाइट्रोजन बेस जो रहते हैं वो आपके 2 टाइप्स के होते हैं, प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स। जब हम बायोमोलिक्यूल डिस्कस करेंगे तो हम डिटेल में वो चीज़ें भी देख लेंगे कि क्या क्या इसके अंदर प्रेजेंट होता है, प्यूरिन एंड पिरिमिडिन। तो शुगर फॉस्फेट जो होता है, जो बॉन्डिंग इसकी होती है या फॉर्मेशन जो होता है, जो शुगर फॉस्फेट है वो एक्चुअली इसकी बैकबोन बनाती है। बैकबोन से मतलब हुआ कि जब हम स्ट्रक्चर की बात करें तो जो डीएनए की स्ट्रक्चर होती है कुछ इस तरह से होती है। एक ऐसा होता है डबल हेलिक्स होता है, और डबल हेलिक्स में भी किस तरह से प्रेजेंट रहता है, ये इस तरह से एक दूसरे में कोइलिंग प्रेजेंट रहती है। इसके अंदर यहाँ पर बॉन्डिंग होती है, सेंटर में ये होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये जो यहाँ पर प्रेजेंट है, ये जो मैंने 2 स्ट्रैंड्स बनाए हैं ये एक्चुअली किससे बने हुए थे, शुगर एंड फॉस्फेट से। और जो सेंटर में ये बॉन्डिंग मैं दिखा रही हूँ ये किसके बीच में होती है, ये आपकी होती है प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स के बीच में। जैसे कि 4 टाइप्स की इसके अंदर प्रेजेंट होती है, आपकी होती है ए यानी कि एडेनिन, देन थायमिन, और उसके बाद क्या होता है आपका साइटोसिन, और एक आपका होता है एडेनिन ग्वानिन। ठीक है, 2 प्यूरिन होती है, एडेनिन ग्वानिन, एंड थायमिन, साइटोसिन आपकी क्या होती है, पिरिमिडिन्स होती है। हमेशा ए जो होता है वो बाइंड करता है किसके साथ में, वो हमेशा बाइंड करता है टी के साथ, राइट। यानी कि एक एडेनिन हमेशा थायमिन
यानी एक प्यूरिन किसके साथ बाइंड करता है, थाइमिन या पिरिमिडिन के साथ बाइंड करता है। सेकंड जो होता है, जो ग्वानिन होता है, वो किसके साथ बाइंड करता है, वो हमेशा बाइंड होता है साइटोसिन के साथ। दैट मीन्स द प्यूरिन बाइंड्स विद द पिरिमिडिन। प्यूरिन जो है बॉन्डिंग करती है पिरिमिडिन के साथ। एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ होगा और ग्वानिन जो होगा वो साइटोसिन के साथ होगा। आरएनए के अंदर आपका थाइमिन प्रेजेंट नहीं होता, इसकी स्पेस पर क्या आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है आपका यूरेसिल। ठीक है, तो इस तरह से सभी के अंदर अगर हम बात करें डीएनए की और आरएनए की, तो दोनों के अंदर ही 4 नाइट्रोजन बेस होती है। 4 नाइट्रोजन यानी डीएनए की अगर हम बात करते हो तो एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन। और अगर हम बात करते हैं आपके आरएनए की, तो उसके अंदर होगा एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल एंड साइटोसिन। तो इस तरह से कुछ स्ट्रैंड इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जहां पर ये जो बॉन्डिंग होती है ये किसके बीच में होती है, प्यूरिन एंड पिरिमिडिन के बीच में। अब ये बोल रहे हैं ये कट जो लगता है वो कहां पर लगता है, सुगर फॉस्फेट बैकबोन ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स, दोनों पर, यानी कि दोनों स्ट्रैंड पर कहीं इस तरह से कट लगेगा। लेकिन जो स्ट्रैंड पर कट लगता है वो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में लगता है, जिससे कि एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाती है कि कट लगने के बाद अगर स्टार्टिंग में डीएनए स्ट्रैंड इस तरह से है, ये मैंने ओपनली बताया है, और इसके बाद इसमें जब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम आएगा तो इस तरह से कुछ एंड क्रिएट होते हैं, या तो स्टिकी एंड्स होंगे या फिर ब्लंट एंड होंगे। अभी एंड को आप छोड़ दीजिए, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। दीज एंजाइम्स आर फाउंड इन बैक्टीरिया, किसमें प्रेजेंट होते हैं, ये बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं। एंड आर्किया, आर्किया जो है वो भी बैक्टीरिया का ही है। जब हम प्रोकैरियोट्स को डिवाइड करते हैं तो हम 2 टर्म्स पढ़ते हैं, यू बैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को नॉर्मली बैक्टीरिया बोल देते हैं और आर्की बैक्टीरिया कुछ डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। एंड प्रोवाइड अ डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट इन्वेडिंग वायरसेस। ये एक्चुअली में जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है उसका बेनिफिट क्या होता है, ये उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अगर कोई वायरस उसके अंदर एंटर कर जाए। कैसे करता है कि वो उसके डीएनए को कट कर देता है। क्लियर। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो होता है उसको हम अदर नेम से भी जानते हैं, वो नेम होते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं, या फिर रेस्ट्रिक्टेज बोलते हैं, या नॉर्मली इसको मॉलिक्यूलर सीजर भी बोला जाता है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को ही हम लोग मॉलिक्यूलर सीजर बोलते हैं। सीजर का मतलब क्या होता है, कैंची, और कैंची किस लिए यूज होती है, कट करने के लिए। और अगर हम मॉलिक्यूलर लेवल पर या मॉलिक्यूल बायोलॉजी के लेवल पर अगर हम जाके देखते हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं, डीएनए की। और डीएनए की स्टडी करना अपने आप में ही बहुत ही माइन्यूट सी स्टडी होती है, जो एक लार्ज स्केल पर जाकर होगी। आई मीन बहुत डेप्थ में जाकर जब हम डीएनए देखेंगे, क्योंकि डीएनए कहाँ प्रेजेंट है, एक सेल के अंदर। सेल ऑलरेडी काफी छोटी है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है, तो दैट मीन्स इट्स अ वेरी माइन्यूट मॉलिक्यूल, और उसको कट कर रहे हैं तो इसलिए हम इसका नाम दे देते हैं मॉलिक्यूलर सीजर। राइट। तो नेक्स्ट जो है, जो अब ये जो डीएनए अभी मैंने बोला कि ये कट करते हैं, लेकिन ये कहाँ करते हैं, उनकी स्पेसिफिक साइट होती है जिसको कि हमने बोला रेस्ट्रिक्शन साइट या रिकॉग्निशन साइट होती है। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग देख सकते हैं हिंट 3, ठीक है, या हिंट 3 इसको बोल सकते हैं कि जो हिंट 3 है वो एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, जिसको कि आइसोलेट किससे किया जाता है, हीमोफिलस से। अब इसका नाम जो है ये इन्हीं के बेसिस पर दिया हुआ रहता है, जो हम नोमेनक्लेचर में स्टडी भी करेंगे। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से ये लिया गया है, ये एक बैक्टीरिया का नेम है, जो कि डीएनए को क्या करता है, कट करता है। कौन से सीक्वेंस पर, AAGCTT, AAGCTT। अब ये क्या है, ये आ गए आपके नाइट्रोजन बेस। क्लियर। तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस वो सीक्वेंस होती है जो कि उल्टी सीधी एक समान होती है। दैट मीन्स कि अगर हम इस तरह से देखें कि इसने यहाँ पर ये कट किया, ये हमारे पास कोई सीक्वेंस है पूरा कंप्लीट, AAGCTT, और इधर भी क्या है, AA 5 प्राइम से अगर हम पढ़ना शुरू करते हैं AAGCTT, तो इसने कट कहाँ पर करना है, इसको कट करना है इस साइड पर, पर्टिकुलरली यहाँ पर ये जो साइन ये लगा हुआ है, ये बीच में निशान जो दिया हुआ है यहाँ पर ये कट करेगा। और ये सिर्फ एक स्टैंड पर कट नहीं करता, बल्कि ये दोनों ही स्टैंड पर कट लगाता है। तो AA के बीच में जो बॉन्डिंग है, जो शुगर फॉस्फेट की बॉन्डिंग होती है, जिसको हम फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बोलते हैं, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड, क्या बोलते हैं, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड, तो वो उस पर कट लगाता है और ये दोनों सीक्वेंस क्या होंगे, सेपरेट होंगे। तो स्ट्रक्चर कहाँ से बनेगी, ये कुछ इस तरह से फिर स्ट्रैंड बन जाते हैं, और यहाँ पर आपका क्या प्रेजेंट रह जाएगा, ये A हो जाएगा आपका इधर की तरफ, और यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा आपका ये
CNTT। ठीक है, तो इस तरह से कुछ स्ट्रैंड हमें मिल जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या होगा, ये वाला जो स्ट्रैंड होगा वो आपका स्टार्ट किससे होगा, AGCNTT। सेम हो गए, यानी कि अगर हम इधर से पढ़े या फिर इस साइड से पढ़े, क्योंकि हमें 5 प्राइम से ही पढ़ना है, तो इसको हम बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। राइट, क्या बोला जाता है इसको, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। इसके अलावा जो सेकंड थिंग है, जो स्टिकी एंड्स है, स्टिकी एंड्स का एक्चुअली मतलब होता है जो इस तरह से प्रेजेंट हो, मींस ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है और ये एक्चुअली में एक दूसरे के साथ इजीली बाइंड हो सकते हैं। दूसरा आता है आपका ब्लंट एंड। कई बार क्या होता है, जैसे कि सपोज करो ये जो कट था, अगर ये यहाँ पर लग जाता AAGC और उसके बाद ये हो गया आपका TT। हम एग्जाम्पल से भी आगे देखेंगे कि किसके साथ में ब्लंट एंड क्रिएट होता है। तो अगर ये कट यहाँ पर लग जाए तो क्या होगा, यहाँ पर क्या बनेगा, फिर यहाँ पर बन जाएगा आपका ब्लंट एंड, यानी कि इक्वल ही इस तरह से पूरा स्ट्रैंड कट हो जाएगा। इस तरह से सीक्वेंस नहीं होगी, मींस एक तरह से क्या होगा, जैसे कि हम लोग मान ले कि स्लैंट कट है, स्लैंट यानी कि एक लाइन जो है वो तिरछी सी लाइन है, लेकिन अगर सीधी लाइन बन जाती है तो उसको हम ब्लंट एंड बोल देते हैं, और अगर नहीं बनती है तो उसको स्टिकी एंड बोलते हैं। क्योंकि अगर इस कंडीशन की हम बात करें तो यहाँ पर जो ये नाइट्रोजन बेस है ये फ्री है, तो ये इजीली अपने कॉम्प्लीमेंट्री के साथ बाइंड हो सकते हैं, जल्दी से स्टिक हो सकते हैं, जल्दी से चिपक सकते हैं, इसलिए हम इनको स्टिकी एंड बोल देते हैं। और ब्लंट एंड क्यों बोला जाता है, क्योंकि उसके साथ में कोई फ्री एंड नहीं होता या फ्री नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट नहीं होती, तो वो जल्दी से उसके पास जल्दी से वो बाइंड नहीं कर सकता, इसलिए उसको ब्लंट एंड बोला जाता है। क्लियर, तो इस तरह से क्या होता है कि ये इजीली बाइंड नहीं करता, तो ब्लंट एंड बोलेंगे, और स्टिकी एंड आपका ये हो गया पैलिंड्रोमिक, मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद यही चीज हमने यहाँ फिगर से भी शो की हुई है कि जब इसमें कट लगता है, जैसे सपोज करो ये डीएनए स्ट्रैंड है जो भी मैंने डबल हेलिक्स आपको दिखाया था, तो हिंट 3 यहाँ पर आया और इसने ये कट लगा दिया यहाँ पर, ये यहाँ पर इस तरह से कट लग गया। एक्चुअली में कट यहाँ बीच में नहीं लगा, कट ये लगा है यहाँ पर, ये साइड में और ये इस वाली साइड में, यहाँ पर कट लगा। उसके बाद ये हैंगिंग, ये बोल रहे हैं ओवर हैंगिंग पैलिंड्रोमिक स्टिकी एंड अपीयर हो जाते हैं, मींस इस तरह से ये अपीयर हो गई। यहाँ पर हैंगिंग का मतलब ये लटकी हुई है, नाइट्रोजन बेसिस तैयार है किसी और कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, जिससे वो बाइंड हो सकती है। जैसे कि यहाँ पर क्रिएट हुआ है क्या, AGCT, तो ये किससे बाइंड हो सकती है, ये T से बाइंड होगी, ये हमेशा C से बाइंड होगी, ये G से, और ये A से एंड A से, जैसे कि हम लोग एप्लीकेशन में पढ़ते भी हैं। अगर आपको थोड़ा सा आइडिया है तो अभी मैंने आपको बताया भी है कि हमेशा A T के साथ बाइंड होगा और G हमेशा C के साथ, तो आपको उसी के साथ ये बाइंड करते हुए शो करने हैं। तो यही आपको यहाँ पर समझना है कि ये इसके साथ बाइंड हो जाएगा। तो ये फ्री एंड हो गए, जिनको कि हम लोग स्टिकी एंड बोलते हैं, कि स्टिकी एंड प्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है, तो ये कुछ हो गया इसकी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बारे में, क्या होता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, किस तरह के ये एंड क्रिएट कर सकते हैं, और फिर उसके बाद में किस तरह से वो बाइंड हो सकते हैं। नेक्स्ट जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब जब ये कट कर रहे हैं, अगर कोई फॉरेन डीएनए है तो इन्होंने कट कर दिया, इस तरह से सभी कट कर देंगे, क्योंकि ये किसके अंदर प्रेजेंट है, बैक्टीरिया के अंदर, और बैक्टीरिया के अंदर ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है। मींस जब वायरस अपना डीएनए इनके अंदर पुट करेगा या इनके अंदर पोर करेगा, डालेगा, तो वो क्या होगा, वो उसको कट कर देंगे, और जब डीएनए कट हो जाएगा तो वो फंक्शनली एक्टिव नहीं रहेगा, उसके साथ उसे जो प्रोटीन प्रोड्यूस करनी थी वो कंप्लीटली नहीं बन पाएगी। लेकिन इस तरह के कट ये अपने डीएनए में भी तो लगा सकता है। माइंड में ये क्वेश्चन अराइज होता है सभी के कि अपने को ये कैसे प्रोटेक्ट करता है, तो वही हम लोगों ने यहाँ पर देखा हुआ है कि इसके अंदर ऐसा क्या होता है। इनसाइड अ प्रोकैरियोट द रेस्ट्रिक्शन endonuclease enzyme or enzyme selectively cut up foreign DNA in a process called restriction digestion, जिसको कि हम बोल रहे हैं कि कोई foreign DNA यहाँ पर आया और इसने ये क्या कर दिया, ये कट कर दिए, कुछ स्टिकी एंड्स इसने क्रिएट कर दिए, लेकिन फ्रेगमेंट्स तो बन गए ना, तो वो फंक्शनली एक्टिव नहीं रहा। मीनवाइल होस्ट डीएनए इज प्रोटेक्टेड बाय अ मॉडिफिकेशन एंजाइम, लेकिन इस टाइम पर क्या हो रहता है, इसी बीच में ये क्या होता है, मिथाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम से उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन हो जाता है, और वो मॉडिफिकेशन एक्चुअली में क्या होता है, वो होता है मिथाइल का फॉर्मेशन। वो डीएनए स्ट्रैंड पर मिथाइल लगा देता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम, जो कि हम लोग अभी डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस भी करेंगे आगे वाली स्लाइड्स में। मोर देन 360, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि रिगार्डिंग है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के।
3600 restriction endonuclease are known which represent over 250 different स्पेसिफिसिटीज, यानी कि जो उनकी स्पेसिफिसिटीज है, क्योंकि स्पेसिफिक साइट पर वो बाइंड करते हैं तो वो कितनी है 250 है, और लगभग इतने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हम लोग रिप्रेजेंट कर चुके हैं या जिनके बारे में हम लोग जान चुके हैं। ओवर 3000 ऑफ दीज हैव बीन स्टडीड इन डिटेल, काफी डिटेल में डिस्कस भी किए जा चुके हैं, एंड मोर देन 800 ऑफ दीज आर अवेलेबल कमर्शियली, जिसे कि कमर्शियल लेवल पर या आर्टिफिशियली जो मैं बोल रही थी कि क्लोनिंग के लिए उसको यूज करते हैं तो उनको यूज भी किया जाता है। These enzymes are routinely used for DNA modification in laboratory and they are vital tool in molecular cloning या gene cloning। क्लियर? तो ये क्या हुआ, इसके बारे में कुछ बेसिक सी थिंग्स जो कि हमें पता होनी चाहिए। अब आते हैं इसके नोमेनक्लेचर पर। हालांकि हमने हिंट 3 जो पढ़ा वो उसके नोमेनक्लेचर के नेम के बेसिस पर ही हमने यहाँ पर नेम लिखे हुए हैं कि हिंट 3 जो रहता है वो किससे मिलता है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी से। या फिर इसके अलावा कोई एंजाइम है जिसका नाम है इको आर आई। क्या नाम है उसका? उसका नेम है इको आर आई। तो इको आर आई अगर हमें नेम दिया हुआ है तो हम उसको कैसे लिखते हैं, इको यानी कि ई कैपिटल में, फिर सी ओ स्मॉल में, उसके बाद कैपिटल आर और उसके बाद आता है कैपिटल आई। ये भी अगेन एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है। अब इसका नेम कैसे लिया है, ई जो वर्ड आया है वो आया एस्चेरिचिया, सी आया है कोलाई जो कि उसकी स्पीसीज है, उसके बाद आर जो वर्ड आया है, आर वर्ड जो आया है ये आया इसके स्ट्रेन से, राइट। और जो 1 है या इको आर आई हम बोल देते हैं या इको आर फर्स्ट इसको बोला जाता है। फर्स्ट का मतलब हो गया कि आइडेंटिफाई जो पहले हुआ है तो हम उसको नेम दे देते हैं फर्स्ट, और जो बाद में होता है तो सेकंड थर्ड इस तरह से नेम दे दिए जाते हैं इनके जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होते हैं। यही यहाँ पर मेंशन है। ई जो वर्ड है एस्चेरिचिया से जो कि जीनस है इसकी, सीओ जो है कोलाई से जो कि स्पीसीज है, और आर जो है RY13 से जो कि उसकी एक स्ट्रेन है। एंड फर्स्ट इज दी आइडेंटिफाइड, क्योंकि पहली बार आइडेंटिफाई किया गया तो उसको हमने क्या बोलते हैं कि आइडेंटिफिकेशन इसका हुआ है तो उसको हम लोग फर्स्ट बोल देंगे, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज द रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।